नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है भाई। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स के ऊपर फोकस करता है। एंड इकोनॉमी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक रीजन्स में, जैसे किसी कंट्री के अंदर, है ना, एक पर्टिकुलर टर्म्स पे। इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स को अप्लाई करना इन अ कंट्री, है ना, इन अ कंट्री इन कंटेम्प्रेरी टर्म्स इज नोन एज इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो तीन तरह के होते हैं, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, कंपटीशन जो होते हैं वो अनरेस्ट्रिक्टेड होते हैं, प्राइवेटली ओन एंटरप्राइजेस देखने को मिलता है अपने को, है ना, जो डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्शन एंड प्राइस को। कमांड इकोनॉमी में नाम से है कमांड, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखने को मिलता है इन एलोकेटिंग गुड्स एंड रिसोर्स एज वेल एज सेटिंग प्राइस। तो यहाँ पे कमांड इकोनॉमी को आप एक तरह से बोल सकते हो कि ये गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट बोल सकते हो। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैलेंस किया जाता है, जो है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी रहता है। सो बैलेंस विद प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम इन कैपिटल एलोकेशन विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एंड इट इज़ एम्ड एट अचीविंग दी सोशल गोल्स, जहाँ पे सबको यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, है ना, लोगों को एजुकेशन से, तरह से हेल्थ से, है ना, फ़ायदा हो सके, ऐसे नहीं सब प्राइवेट ले लिए। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी या इसी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की हमने बात की ना। इकोनॉमिक गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज आर आइटम्स दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, या ठीक है, जो कि मेरे रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेफरेंस को फुलफिल करें, उसको हम इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। गुड्स की बात करें तो दे कैन बी सीन एंड टच, इनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। टाइम गैप होता है इनके प्रोडक्शन कंजम्पशन में, लाइक पेन पेपर। बट सर्विस क्या है, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, कोई टाइम गैप नहीं होता इनके प्रोडक्शन कंजम्पशन का, लाइक टीचिंग हो गया, मेडिकल केयर, ये सब जो है वो सर्विसेज हैं। नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, राइवलरस, नॉन राइवलरस गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। तो एक्सक्लूडेबल लाइक प्राइवेट गुड्स लाइक टीवी एंड ऑल अदर कंज्यूमर गुड्स, जिनको यहाँ पे हम किसी को मिले किसी को ना मिले। नॉन एक्सक्लूडेबल जिसको सबको मिलना चाहिए, लाइक कॉमन गुड्स या फ्रेश वाटर, कोल, सबको मिलना चाहिए। नॉन राइवलरस लाइक क्लब गुड्स, है ना, वाईफाई, टोल रोड। नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। नेशनल डिफेंस, कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता, ये नॉन राइवलरस होता है। एग्जाम्पल्स याद रखना। ना इकोनॉमिक के अंदर यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट एनालाइज द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज, ठीक है, एंड स्पेसिफिक मार्केट को यहाँ पे ये क्या करता है, एनालाइज करता है। एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट एनालाइज द इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमिक्स को एक तरह से होल के तौर पे देखता है ना। माइक्रो नाम से समझ आ रहा है, एक स्पेसिफिक मार्केट को देखेगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इट इज कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, फर्म थ्योरी, ये सब चीज़ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन, बड़ा टर्म, ठीक है। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे हमको यूपीएससी में मैक्रो इकोनॉमिक्स बारे में पढ़ना होता है ना। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इट एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट होंगे। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सप्लाई एंड डिमांड फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी इज स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इट इज़ नोन एज ऑल्सो द प्राइस थ्योरी यार, जो कि ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं लोग सीए वाले, बट हमको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट एज्यूम दैट माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला सोचता है कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सोचता है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो है वो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का डिमांड एंड सप्लाई था, यहाँ पे पूरा एग्रीगेट, एंड इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज दी प्राइस थ्योरी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज दी इनकम एंड डिमांड थ्योरी।
नाउ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की बात करें तो एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्शरी सेक्टर होता है, एक क्वार्टनरी सेक्टर होता है और एक क्विनरी सेक्टर होते हैं। ये 5 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्स की बात होती है, लाइक एग्रीकल्चर, फिशरी। यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्स मतलब रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, दिस आर ऑल इंक्लूडेड इन दी प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है यार, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, है ना, अदर यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर है, जहाँ पे आईटी सर्विसेज, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब यहाँ पे टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं। एक होता है क्विनरी सेक्टर, ये हाई लेवल डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होता है, लाइक जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, है ना, मैनेजर्स हो गए, वो सब क्विनरी सेक्टर, मतलब सर्विस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्विस, खतरनाक वाला सर्विस, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, तो क्विनरी सेक्टर। क्वार्टनरी में क्या होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक कंसल्टेंसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी जो है वो किस पार्ट में आ जाएगा, क्वार्टनरी। क्विनरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना दिमाग नहीं, बट हाँ हाई लेवल डिसीजन मेकिंग तो ये हो जाएगा क्विनरी, लाइक हम बात कर सकते हैं एनटी के डायरेक्टर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, पीपीएफ की बात करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये जो पीपीएफ है ये कर्व है दैट डिपिक्ट द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी है उससे हम मैक्सिमम कितना दो गुड्स या सर्विस को बना सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पे ये जो है इस पॉइंट के बीच में जो रहेगा वो एफिशिएंट रहेगा यार, ठीक है, ए और बी दोनों अच्छे बनेंगे यहाँ पे। और ये तो इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है। एंड दिस कर्व इज नोन एज दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें ये पॉसिबल है, हमारे पास जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये जो है ए से लेके ये वाला जो कर्व है यहाँ पे एफिशिएंटली हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज को। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्कैरसिटी, सो लिमिटेड रिसोर्स कंस्टेंट प्रोडक्शन, यार यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स हैं। अपॉर्चुनिस्टिक कॉस्ट, दी सेक्रीफाइंग वन गुड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अनदर, ठीक है, दी बेस्ट ऑप्शन फॉर गॉन, ठीक है, मैंने एक चीज़ को पाने के लिए क्या खोया, इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक कॉस्ट। एफिशिएंसी की बात करें तो पॉइंट ऑन द कर्व दैट इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, जहाँ पे इनसाइड द कर्व इज अंडर यूटिलाइज रिसोर्स। यहाँ पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है इसमें ये जो है वो हमारे पास इनएफिशिएंट है, अंडर यूटिलाइजेशन है। जो कर्व के अंदर है वेल यूटिलाइज, ए से लेके बी तक ये वाला जो पॉइंट है वो एफिशिएंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो शिफ्ट दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आउटवर्ड ड्यू टू इम्प्रूव्ड रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व को और बाहर धकेलता है कि हम रिसोर्स यहाँ पे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया। ट्रेड ऑफ की बात करें तो डिसीजन मेकिंग ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन गुड्स, decision making on allocation of resource between the goods is known as trade off। ना ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है इसका शेप की बात करें, देखो भाई कनकेव है ये, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू द स्पेशलाइज्ड रिसोर्स, तो कनकेव हो जाता है। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिस्टिक कॉस्ट कांस्टेंट है, मतलब रियलिटी में बहुत रेयर है कोई चीज़ बनाना, तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन कब देखने को मिला, रेयर इन रियलिटी, दैट इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिस्टिक कॉस्ट है तो स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। एंड अगर हमारे पास कॉनकेव कब देखने को मिलेगा, अगर इंक्रीज हो रहा है अपॉर्चुनिस्टिक कॉस्ट, मतलब किसी और जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल उसको मैं छोड़ रहा हूँ, जो कॉस्ट है मेरा वो बढ़ रहा है, तो कॉनकेव देखने को मिलेगा। नाउ फैक्टर कजिंग पीपीएफ शिफ्ट, मैंने बोला भाई आउटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, रिसोर्स डिस्कवरी होगा तो हमारे पास और भी एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाएंगे, बाहर जाएगा ये पीपीएफ। इनवर्ड शिफ्ट जब रिसोर्स डिप्लीशन हो जाएगा, नेचुरल डिजास्टर, तो ये इनवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कॉनकेव कब होने लगेगा, जब इंक्रीज अपॉर्चुनिस्टिक कॉस्ट होगा, एडवांसमेंट से बाहर, है ना, एडवांस होकर कौन बाहर जाते हैं लोग, दुनिया दूसरी दुनिया देखने जाते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं, एडवांस हो जाते हैं तो अमेरिका जाते हैं, तो इसीलिए आउटवर्ड शिफ्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाद हम बात करते हैं अबाउट द इन डिफरेंस कर्व की।
तो जो इंडिफरेंस कर्व है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर। ठीक है, एक कमोडिटी एक्स है, एक कमोडिटी वाई है। सपोज यहाँ पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंज्यूमर, लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं टी एंड कॉफ़ी की, तो दोनों सेम टाइप के यहाँ पे गुड्स हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल जो है वो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व बताता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिकेट that to maintain the same utility if quantity of one good increase the quantity of other must decrease। सेम यूटिलिटी रखना है तो एक का बढ़ाना है, क्वांटिटी एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या होगा, कम होगा। एंड कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ये ओरिजिन क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, एंड ये ओरिजिन के कॉन्केव होता है, याद रखना भाई। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव, कॉन्केव टू दी ओरिजिन, sorry, PPF is concave to the origin and this indifference curve is convex to the origin। Represent law of diminishing marginal rate of satisfaction। यार जितना ज़्यादा कॉन्वेक्स होता जाएगा उतना ज़्यादा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम होता जाएगा। ये नॉन इंटरसेक्टिंग होता है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट एज इट वुड वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंट प्रेफरेंस। यार ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व जो है कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हायर कर्व मीन्स हायर यूटिलिटी, हायर कर्व मीन्स हायर यूटिलिटी। अ कर्व फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना दूर होगा कर्व उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, कंज्यूमर के चॉइस को समझने में। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन कंबाइंड विद द बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन के साथ जब इसको कंबाइन करते हैं तो कंज्यूमर कहाँ पे खरीदेगा उसको ये समझ आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है। ऑल्सो डिमांड एनालिसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिमांड पैटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं कुजनेट्स कर्व की। इंपॉर्टेंट है भाई कुजनेट्स कर्व, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, स्टार अभी तक यहीं लगाया हूँ। कुजनेट्स कर्व की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो किस किस बीच में ये ग्राफ है, ये हमसे पूछा था। कुजनेट्स कर्व में आपसे क्या पूछा जाएगा भाई कि ग्राफ जो है कुजनेट्स कर्व वो किसका किसके बीच में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनकम इनइक्वालिटी के बीच में। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक इन वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, एंड इधर इनकम इनइक्वालिटी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनकम इनइक्वालिटी के बीच में एक इनकम इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का एक कर्व है यार। ठीक है, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इनकम इनइक्वालिटी बढ़ते आता है, फिर एक समय के बाद इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम होते जाता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा होता है बट यहाँ पे क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटी कम होता है। बट जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ता है। ये कुजनेट्स कर्व हो गया यार। मेन चीज़ तो आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि कुजनेट्स कर्व किसके किसके बीच में रिलेशन है, लोग यही कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी के बीच का कर्व है। इट सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है भाई जो कुजनेट कर्व है कि इकोनॉमिक डेवलप, जब जब इकोनॉमिक डेवलप करता है पहले इनइक्वालिटी बढ़ता है एंड देन इनइक्वालिटी डिक्रीज होता है कि इन्वर्टेड यू शेप कर्व बनता है। फेज 1 में इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू राइजिंग इनइक्वालिटी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन यार। फिर फेज 2 में यहाँ पे इनइक्वालिटी पीक पे पहुँच जाता है, फिर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म एंड सोशल पॉलिसीज़ जो है वो रिड्यूस करते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को। तो अभी हम इस डेवलपिंग फेज के चल रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट इज अ स्पेस वेयर बायर एंड सेलर जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं टू एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज़ यार। तो परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोसोमी, डुओपोली, ओलिगोपोली। तो इसमें जो परफेक्ट कंपटीशन है इसकी हम बात करें
So numerous buyers and sellers offer identical products at the price determined by the market. जो परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, दे ऑफर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जो कि डिटरमाइन कौन करेगा, प्राइस डिटरमाइन बाय द मार्केट यहाँ पे। एंड इट इज़ रियरली फाउंड, यार परफेक्ट कंपटीशन जो है रियरली फाउंड, बट मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो तरह से क्लोज आ जाते हैं यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में। मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट देते हैं, एंड जो कि मार्केट जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, सब चीज़ों में हम देखने को मिलते हैं, तो परफेक्ट इकोनॉमी एग्रीकल्चर गुड्स जो है इसके पास पहुँच पाते हैं। मोनोपोली मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा मार्केट सिचुएशन जिसमें एक मात्र सेलर है ना, लाइक इंडियन रेलवे, कोई क्लोज टू नहीं है, तो इसको मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं विच इज़ ऑफरिंग प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफरिंग प्रोडक्ट दैट सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ईच फर्म हैज़ सेम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस इट चेंजेस फॉर इट्स प्रोडक्ट, लाइक एप्पल, सैमसंग, है ना, ये हमारे पास फ़ोन के मामले में हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक में कोला एंड पेप्सी, टैक्सी में ओला एंड उबर। तो यहाँ पे ये तरह से सिमिलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, है ना, नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पे स्विगी जोमेटो की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से याद रखना क्या क्वेश्चन क्या होता है। मोनोसोमी की बात करें, देयर इज ओनली वन बायर। मोनोपोली हमने देखा सिर्फ इंडियन रेलवे एक ही सेलर था, वन बायर, तो मोनोसोमी। लाइक एक डोमिनेंट बायर है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस एंड देयर इज मल्टीपल सेलर, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बायर इन द डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे सेलर्स होंगे, है ना। मोनोपोली में बहुत मतलब एक ही सेलर है, लाइक इंडियन रेलवेज, बहुत सारे बायर हैं। मोनोसोमी में क्या है, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स हैं इन डिफेंस के अंदर, एक ही बायर है, इंडियन गवर्नमेंट। डुओपोली, देयर इज ओनली टू सिग्निफिकेंट कंपटीटर्स और फर्म दैट डोमिनेट एंटायर इंडस्ट्री, लाइक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, लाइक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक बोइंग है और एक एयरबस, ये दो ही जो ऐसे एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर हैं जो कि पूरे इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, तो डुओपोली बोलते हैं इसको। ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में कंपटीशन अमॉन्ग द फ्यूज, कंपटीशन जो है कुछ लोगों में हमको देखने को मिलता है, कंपटीशन अमॉन्ग द फ्यूज, मार्केट वेयर फ्यू फर्म्स आर सेलिंग आइडेंटिकल और डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स। ओलिगोपोली किसको बोलेंगे ना, कंपटीशन जो है कुछ लोगों के बीच में है, लाइक सीमेंट में देखने को मिलते हैं, कुछ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल्स में लाइक कुछ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं सेलिंग आइडेंटिकल एंड डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स, कुछ फर्म्स के बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक ऑटोमोबाइल्स हम टाटा की बात कर सकते हैं, महिंद्रा की बात कर सकते हैं, सुजुकी, कुछ कंपनीज जो इससे चला रहे हैं सीमेंट में, हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर सकते हैं। एंड ज़्यादातर अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, है ना। तो ये हमारे पास ओलिगोपोली हो गया, है ना, कुछ कंपटीशन अमॉन्ग द फ्यू। डुओपोली में दो, डुओ मीन्स दो, ओलिगो में फ्यू, ओलिगो मीन्स फ्यू, डुओ मीन्स दो, मोनोसोमी मतलब एक बायर है, मोनोपोली मतलब एक सेलर है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पर सैमसंग एप्पल का याद रखना एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गुड्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले तो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं भाई, यदि प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज देन डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीज, है ना। सब्सटीट्यूट गुड का जो, सपोज करो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है, तो जो कॉफ़ी पीते थे वो लोग भी क्या आ जाएंगे, चाय के ऊपर, चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अगर कॉफ़ी का डिमांड, ये क्या है यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड हो गया, सब्सटीट्यूट गुड हो गया, और ये हमारे पास कमोडिटी है। तो इफ़ द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज देन द डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इफ द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज देन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी डिक्रीज, बिकॉज सपोज करो शुगर इज अ सप्लीमेंट्री गुड, मतलब टी बनाना है तो आपको शुगर की जरूरत पड़ेगी,
शुगर का प्राइस बढ़ जाएगा तो चाय का ही प्राइस तो बढ़ेगा ही भाई, कायदे से, है ना। तो डिमांड उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टी का। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, द डिमांड फॉर दिस गुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनकम, ठीक है। नॉर्मल गुड्स ऐसे होते हैं जो जिसके पैसा बढ़ने के साथ साथ इसका डिमांड बढ़ जाता है। लाइक ऑर्डिनरी टीवी, लोगों के पास पैसा आएगा, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कंफ्यूज रहते हैं। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है एक के बदले दूसरा, चाय कॉफ़ी, एग्जाम्पल से हमेशा याद रखना भाई, दिक्कत होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, साथ में इस्तेमाल होने वाले, ठीक है, एग्जाम्पल से याद रखोगे, बाकी आंसर तो मिल जाएगा, ठीक है। तो कम सप्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो सप्लीमेंट्री में साथ में इस्तेमाल होने वाले तो चाय और शुगर। वेबलिन गुड्स, द प्राइस ऑफ देयर, है ना। एक इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, देयर डिमांड फॉल विद द इंक्रीज, ठीक है। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स थे जिनके प्राइस बढ़ने के साथ, मतलब इनकम बढ़ने के साथ इनका डिमांड बढ़ता था। बट इन्फीरियर गुड्स, मेरा इनकम बढ़ रहा है तो इनका डिमांड फॉल हो रहा है। मतलब जैसे कि जो हाउस होल्ड जो है जब महंगे हो जाते हैं तो वो केरोसिन का इस्तेमाल नहीं करते यार, ठीक है, लेस केरोसिन। जो गरीब लोग हैं वो केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, बट जो अमीर हो जाते हैं तो केरोसिन का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पैसा बढ़ने के साथ साथ इसका डिमांड कम होता है। तो एग्जाम्पल से ही याद रखना, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी। एक होता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स क्या गुड्स होते हैं, पीपल कंज्यूम मोर व्हेन प्राइस राइज, ठीक है। ऐसे लग्जरियस आइटम होते हैं, लग्जरियस आइटम तो नहीं बोलूँगा, लग्जरियस आइटम इसमें नहीं आते। गिफिन गुड्स में ज़्यादा प्राइस बढ़ने के साथ और ज़्यादा इसको खरीदते हैं। लाइक द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज, अगर सपोज करो मतलब पोटैटो का प्राइस इंक्रीज हो गया, पीपल में नॉट एबल टू बाय अदर अल्टरनेटिव सो दे आर कंपेल्ड टू बाय मोर पोटैटोज। गरीब लोग गिफिन याद रखना, मतलब अब पोटैटो का प्राइस बढ़ गया है तो उसके अल्टरनेटिव्स नहीं खरीद पाएंगे भाई, है ना। तो पोटैटो ही ज़्यादा खरीद लेते हैं। गिफिन गुड्स कंज्यूम मोर व्हेन प्राइस राइज। वेबलिन भी इसी प्रकार का है। इंक्रीज इन देयर प्राइस इनकरेज पीपल टू बाय मोर बिकॉज दे थिंक मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आर बेटर, लाइक आर्ट एंड आर्टिफैक्ट, ब्रांडेड क्लॉथ, उसका प्राइस बढ़ने के साथ उसको बेटर मानते हैं। तो गिफिन एंड वेबलिन दोनों सेम लगते हैं, दोनों में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ, है ना, ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। बट गिफिन गुड्स का एग्जांपल में याद रखना पोटैटो का, एंड वेबलिन गुड्स जो हैं वी से वेबलिन, वी से वेरी लग्जरी आइटम्स, ठीक है भाई। और गिफिन जो है वो गरीब लोग के लिए, इसीलिए ट्रिक बनाया, गिफिन इज़ फॉर गरीब लोग एंड वेबलिन इज़ फॉर वेरी लग्जरी आइटम्स, मतलब रिच लोग। दोनों में इनकम बढ़ने के साथ, मतलब प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट टाइप्स ऑफ गुड्स की। इसमें इंपॉर्टेंट लोग कंफ्यूज होते हैं सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड में। टी और शुगर इज अ कम्प्लीमेंट्री गुड, टी एंड कॉफ़ी इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। इन्फीरियर गुड में क्या होगा, डिमांड कम होगा, इनकम बढ़ने के साथ। नॉर्मल गुड में डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा इनकम बढ़ने के साथ। गिफिन गुड में प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ता है गरीब लोगों के लिए, लाइक पोटैटो। वेबलिन गुड में प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ता है बिकॉज इट इज़ फॉर लग्जरी आइटम्स या अमीर लोगों के लिए। इसी हमने बात की अबाउट दी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। नेशनल इनकम की बात करते हैं भाई। तो नेशनल इनकम इट रिप्रेजेंट टोटल फैक्टर इनकम जो कि अर्न किया आता है जो रेसिडेंट है कंट्री के ड्यूरिंग एक काउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है। एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोग एक साल के अंदर अप्रॉक्स कितना जो रेसिडेंट हैं कितना इनकम अर्न करते हैं उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। इट इनकम्पासेस द कंबाइंड अमाउंट ऑफ फैक्टर इनकम इंक्लूडिंग वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं। रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना, फैक्टर प्रोडक्शन जो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ये सब को मिला के जो अमाउंट बनता है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे लैंड आता है यार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दिस आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं, इनपुट्स दैट अ फर्म यूजेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस
आर कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो फर्म जो है, कंपनी जो है, वो इस्तेमाल जो करती है इनपुट्स का प्रोडक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यार। इनकम, लैंड क्या है, लैंड इज ऑल्सो फैक्टर प्रोडक्शन। लैंड इज द इनकम दैट रिसोर्स ओनर्स अर्न इन रिटर्न्स ऑफ लैंड रिसोर्स इज कॉल्ड एज रेंट। ठीक है, जो लैंड ओनर जो है, लैंड रिसोर्स से जो पैसा मिलता है उसको रेंट बोलते हैं। लेबर इज द इनकम अर्न बाय लेबर इज कॉल्ड एज वेज। एंड कैपिटल, इनकम अर्न बाय ओनर ऑफ अ कैपिटल रिसोर्स इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द पेमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। ये हमने बात की अबाउट दी फैक्टर प्रोडक्शन की। लैंड से रेंट मिलता है, लेबर को वेज मिलता है, कैपिटल से यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट होता है। हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया की बात करें तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो कि नेशनल इनकम, पूरा एनुअल पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश जो की थी, मतलब पूरा नेशनल का इनकम निकालने की कोशिश जो की थी, वो कौन थी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने 1868 में पर कैपिटा इनकम कितना निकाला था भाई, उस समय 20 रुपये निकाला था। एंड फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू कंप्यूट नेशनल इनकम वाज एम्प्लॉयड बाय डॉक्टर V.K.R.V. राव। 1931-32 में इन्होंने एक साइंटिफिक मेथड यहाँ पे नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए निकाला। इन्होंने कैटेगराइज किया इंडियन इकोनॉमी इन 2 सेक्टर्स यार, एक प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग एंड हंटिंग आता है। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सर्विस, बिजनेस, ये सब आता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्होंने क्या किया, इनिशियल ऑफिशियल एफर्ट्स को कंप्यूट किया, है ना। इनिशियल ऑफिशियल एफर्ट्स टू कंप्यूट नेशनल इनकम वाज लेड बाय पीसी महालनोबिस। जो शुरुआती तौर पे जो ऑफिशियल यहाँ पे एफर्ट्स दिए वो थे पीसी महालनोबिस। इन्होंने हेड किया जो नेशनल इनकम कमिटी था उसको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था विद गडगिल एंड V.K.R.V. राव। इनके साथ मिलकर जो नेशनल इनकम कमेटी बनाया था उसको शुरुआत में कौन हेड किया, पीसी महालनोबिस। एंड सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज कैलकुलेटेड, इन दोनों से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से जो पर कैपिटा इनकम निकाला गया साइंटिफिक मेथड से यहाँ पे, वो 62 आया था। एंड ये जो कमिटी ना भाई, नेशनल इनकम कमेटी, इस कमेटी फर्स्ट रिपोर्ट कब दिया था, 1951 में। इसने इंडिया नेशनल इनकम को एक तरह से यहाँ पे टोटल जो आया वो 8,710 करोड़ बताया। पर कैपिटा इनकम जो था इस पे 225 आया यार। इन 1955 1955 own CSO compiled, Central Statistical Office compiled national income estimate based on the survey calculated by National Sample Survey Office। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बेसिस में, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बेसिस पे यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, नेशनल इनकम सर्वे कैलकुलेट किया। ठीक है ना, नेशनल इनकम एस्टिमेट बेस्ड ऑन द सर्वे कंपाइल किया। इन 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज द सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस को मर्ज कर दिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के साथ, एंड एक नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस बना दिया। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जीडीपी की। तो ये जो जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूएस इकोनॉमिस्ट सिमन कुजनेट्स ने यहाँ पे 1934 में इंट्रोड्यूस किया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये एग्रीगेट फाइनल वैल्यू है ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विस मैन्युफैक्चर्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम, टिपिकली फिजिकल ईयर के समय। जो फाइनल, याद रखना, एग्रीगेट सबका सम, फाइनल वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बने जाते हैं एक डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम में। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट मोड्स यार। जीडीपी को हम 3 तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 यहाँ पे हमारे पास मेथड्स हैं। एक तो प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड है, एक है एक्सपेंडिचर मेथड है, एक है इनकम मेथड। सबसे पहले तो हम बात करें अबाउट द प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड की।
तो ये फोकस करता है वैल्यू एडेड, हर स्टेप में जितने वैल्यू ऐड हो रहा है उसको यहाँ पे ये फोकस करता है, उसको ऐड करता है, ये हमारे पास इनकम आ जाता है। सो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फर्म आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, आउटपुट इंटरमीडिएट गुड के जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या होता है, वैल्यू एडेड होता है। जो गुड्स इस्तेमाल होते हैं इन प्रोडक्शन प्रोसेस वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। दैट फर्म परचेज फ्रॉम अदर बिजनेस, दूसरे से खरीदता है ये इंटरमीडिएट गुड को। तो इसके एग्जांपल के तौर पे सपोज एक फार्मर ने यहाँ पे वीट बनाया, आउटपुट वीट के सपोज 100 रुपये में बेचा। अब ये वीट जो है बेकर यूज़ करता है इस वीट को किस लिए, ब्रेड बनाने के लिए, तो आउटपुट 200 रुपये में उसको बेचा, 100 से 200 हो गया। रिटेल जो है उसको सेल करता है भाई ब्रेड को कंज्यूमर्स को, ठीक है, 300 रुपये में। तो यहाँ पे जो वैल्यू एडेड ईच स्टेप थे दैट इज़ फार्मर, बेकर एंड रिटेलर, वो कितना था भाई 100। इसका यहाँ पे ये अपना यहाँ से डाला 100, फिर यहाँ 100, फिर यहाँ 100, तो 100 100 100 300, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जीडीपी हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए बाई फोकसिंग ऑन द वैल्यू एडिशन, एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड एट ईच स्टेप, हमारे पास डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इज कंसिडर ओनली व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म एंश्योर दैट द टोटल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ठीक है, जब यहाँ पे तभी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर जहाँ पे जो वैल्यू एडेड है वो एक तरह से फाइनल जो टोटल जीडीपी है उसको रिफ्लेक्ट करे। एंड फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अंडर द प्रोडक्ट मेथड, ये जो प्रोडक्ट मेथड है या फिर जो वैल्यू एडेड मेथड है इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, ये हमसे पूछा जाता है भाई। क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्ट मेथड में नहीं आता। नॉन इकोनॉमिक गुड्स लाइक वाटर एंड एयर इसके अंदर नहीं आते। सेकेंड हैंड परचेज या फिर सेल ऑफ गुड्स जो है वो भी इसके अंदर नहीं आते यार। इंटरमीडिएट गुड्स जो अगर यहाँ पे डाले गए हैं तो वो यहाँ पे नहीं आते। ट्रांसफ़र पेमेंट्स लाइक गिफ्ट्स या फिर देखो इंटरमीडिएट गुड्स जो ऐड हुए वो नहीं आते। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब वैल्यू एडेड होता है, इंटरमीडिएट गुड का ऐड होना अलग बात है। ट्रांसफ़र पेमेंट में हम गिफ्ट्स एंड डोनेशन जो है वो यहाँ पे नहीं आते। कैपिटल गेन जो होता है लाइक ज़मीन बेचा किसी ने तो फ़ायदा हुआ, 10 साल बाद बेचा तो वो कैपिटल गेन हुआ ना यार। आज 10 लाख में खरीदा था, 10 साल बाद जब 20 लाख में बेचा 10 लाख का फ़ायदा हुआ, तो वहाँ पे बोलेगा कि 10 लाख नहीं, वहाँ पे कैपिटल गेन नहीं आता। ठीक है, कैपिटल गेन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रोडक्ट मेथड। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, तो इसमें याद रखना कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं होता, सेकंड हैंड आइटम्स इंक्लूड नहीं होते, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते, नॉन इकोनॉमिक गुड्स इंक्लूड नहीं होते लाइक एयर एंड वाटर, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, इलीगल एक्टिविटीज़ इसके अंदर प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं होते। नाउ ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीडीपी की बात करते हैं। जीवीए एंड जीडीपी में क्या डिफरेंस है। GVA represent the value of goods and services produced within a country deducting the value of intermediate good। यहाँ पे जो वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड का उसको इसने डिडक्ट कर दिया। एंड प्रोवाइड इनसाइट इनटू द इकोनॉमी फ्रॉम द सप्लायर साइड। ठीक है, ये सप्लायर साइड से एक तरह से वैल्यू एड, ग्रॉस वैल्यू एड एक तरह से इनसाइट बताता है। फोकसेस ऑन इनपुट यार, एंड इट इज जनरली कैलकुलेटेड एट बेसिक प्राइस, ये सब इम्पॉर्टेंट है। बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ये सप्लायर साइड के बारे में बताता है। एंड जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये मार्केट वैल्यू बताता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। तो इट ऑफर इनसाइट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, इट फोकसिंग ऑन आउटपुट्स यार, ये आउटपुट पे फोकस कर रहा है इसीलिए कंज्यूमर साइड की बात करता है। दैट इज कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो हमको सप्लायर साइड की बात कर रहा है, इनपुट पे फोकस करता है। इट इज कैलकुलेटेड एट बेसिक प्राइस। एंड जो जीडीपी है वो हमारे पास बायर साइड पे फोकस करता है, आउटपुट पे फोकस करता है। इट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। कंज्यूमर फोकस करेगा जीडीपी। तो पहला हमने बात किया अबाउट द मेथड दैट इज प्रोडक्ट मेथड और द वैल्यू एडेड मेथड यार। फर्स्ट मेथड हमने बात कर ली, प्रोडक्ट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड की। सो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, इसके अंदर डायरेक्ट अटेंशन दिया जाता है टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि स्पेंडिंग के साथ रिलेटेड है। नाम से समझ आ रहा है एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया जाएगा।
एंड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी आर एक्चुअली ब्रॉड बाय 4 सेक्टर्स। या जितने भी चीज़ें यहाँ पे आती हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो 4 चीज़ों से आते हैं। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट बिजनेस एंड एक होता है एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेस एंड एक्सटर्नल सेक्टर, जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर आते हैं वो 4 सेक्टर से आते हैं। इन सबको यहाँ पे हम सम कर देंगे। बाई समिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड बाय दिस सेक्टर ऑन द एक्विजिशन ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक फर्म वी कैन अराइव एट अ कंट्री जीडीपी। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएम, जिसको हम एनएक्स भी बोलते हैं। जीडीपी इज व्हाट, जो कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड वाला काम है। इट इंक्लूड स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर पे जो ये खर्चा कर रहे हैं वो कंजम्पशन के अंदर आता है। इट रिफ्लेक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय एन इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। मतलब ये हाउस होल्ड की बात हो रही है, हाउस होल्ड में कितना खर्चा रहा है वो सी में आता है। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्पेंडिंग बाय बिजनेसेस ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर्स में जो खर्चा कर रहे हैं इन्वेस्ट, है ना। इट ऑल्सो इंक्लूड चेंजेस इन द बिजनेस इन्वेंट्रीज यार। तो इन्वेस्टमेंट में हमारे पास कौन आ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास आ जा रहा है प्राइवेट बिजनेसेस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कौन आ जा रहा है, प्राइवेट बिजनेसेस। नाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इंक्लूड स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यार। दिस एनकम्पासेस जो पब्लिक सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, एंड जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि सर्विंग एंड पब्लिक के लिए काम करने पे सोचते हैं, वो सब आते हैं इसके अंदर। नेट एक्सपोर्ट, एक्स प्लस एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट यार, है ना। मतलब डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मैंने कितना एक्सपोर्ट किया माइनस कितना इंपोर्ट किया, वो हमारे पास क्या हो जाएगा। द कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट, इट हैज़ अ ट्रेड सरप्लस। जब मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इम्पोर्ट से, तो मेरे पास एक ट्रेड सरप्लस है जो कि कंट्रीब्यूट करेगा टू द पॉजिटिव जीडीपी एंड वाइस वर्सा। इसीलिए सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स ऐसा बोल सकते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, या फिर एक्सएम बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास ये एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स होता है। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा करे तो हमारे पास कंट्री में सरप्लस हो रहा है, तो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा टू जीडीपी। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है भाई, सबका कितना खर्चा है उसको हमने जोड़ दिया तो हमारे पास टोटल इनकम आ गया। सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएम और एन एक्स इज दी कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी थ्रू दी एक्सपेंडिचर मेथड यार। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज द इनकम मेथड। ठीक है, हमने प्रोडक्ट या फिर वैल्यू मेथड की बात कर ली, एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम मेथड की। इट इन्वॉल्व क्वांटिफाइंग द टोटल ऑफ ऑल द पेमेंट्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को मैंने जितना खर्चा दिया है वो हमारे पास सबको मिला देंगे तो हमारे पास इनकम मेथड आ जाएगा। This concept stems from the fundamental idea that earning amassed by all firm collectively should be distributed among those who have contributed to the production process, namely 4 factors के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्स। जो प्रॉफिट अर्न है सबके द्वारा उसको जब हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव बाय ऑल, द कैपिटल डिप्लॉयड, प्लस यहाँ पे जो रेंट है, ठीक है, प्रॉफिट बाय द एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरेस्ट फ्रॉम द कैपिटल, रेंट फ्रॉम द लैंड रिसोर्स, वेजेस बाय द लेबर, ये हमारे पास जीडीपी। ठीक है, प्रॉफिट किसको होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को, लैंड से क्या मिलेगा भाई, रेंट मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, लेबर को वेज मिलेगा। सबको यहाँ पे हमने एंड सबके जो पैसे जो मिले उसको हमने जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया, जीडीपी मिल गया। इसको हमने क्या बोला, इनकम मेथड। इनकम को सारे के इनकम को जोड़ना, किसके इनकम को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के इनकम को जोड़ना इज कॉल्ड एज कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी थ्रू इनकम मेथड यार। इसमें आइटम्स जो इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो कमीशन चार्ज बाय अ ब्रोकर ऑन द सेल प्रोसीड्स, इवन सेकंड हैंड गुड्स। यहाँ पे देखो भाई, जो लिमिटेशन था प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू मेथड का, वो यहाँ पे आ जा रहा है, वो यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है, वो यहाँ पे कवर हो जा रहा है। मतलब जो सेकंड हैंड आइटम्स जो कि इंक्लूड नहीं हो रहे थे यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर वैल्यू मेथड में, वो इनकम मेथड में यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम यार। खुद के लिए जो इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया था, बिकॉज वैल्यूएड में तो इंटरमीडिएट गुड ही होगा, खुद अगर कंज्यूम कर लिए तो फिर वो इंक्लूड नहीं होता था। ठीक है, और यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं इनकम मेथड में जो कि इंक्लूड नहीं होते, लाइक विंडफॉल अगेन, जो विंडफॉल गिना, लाइक लॉटरी से जो इनकम मिलता है वो यहाँ पे नहीं होते, जो ट्रांसफर रिसिप्ट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है, मैंने दूसरे बार लिया तो वो यहाँ पे सेकंड हैंड का जो आ रहा है सेल वो मिल रहा है, बट जो सेकंड हैंड को फिर से मैंने बेचा तो उसके जो सेल है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है।
एंड इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, वो भी यहाँ पे क्या के अंदर, इनकम मेथड के अंदर यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी नेशनल इनकम की।